हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया की नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, मेंसुरेशन आज हम पढ़ने वाले हैं और मेंसुरेशन का पार्ट 7 आज हमारा है, जहां पर हम जो चीज थी उसे हम कर रहे हैं कंटिन्यू और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को सीखने वाले हैं। वीडियो को फटाफट से कर दीजिए शेयर अपने दोस्तों तक, अपने चाहने वालों तक, जिससे कि मैं आपको सटीक से सटीक क्वेश्चंस करा पाऊं और सटीक से सटीक थ्योरी पढ़ा पाऊं। तो जल्दी से जल्दी फटाफट से वीडियो को कर दीजिए शेयर और पढ़िए इस शानदार सेशन को जिसका नाम है मेंसुरेशन पार्ट 7। आज से मेरा फाउंडेशन बैच में ज्योमेट्री स्टार्ट हो रहा है और ना केवल आपको ज्योमेट्री, उससे पहले की जितनी भी क्लासेस है वो भी मिलेंगी और आने वाली जितनी भी टॉप क्लासेस है वो भी मिलने वाली है। तो आज जुड़े, अच्छा चीज है, आप कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे। डिटेल ज्योमेट्री आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं और 6:30 बजे एसएससी सीएचएसएल के टारगेट बैच में एडवांस मैथ स्टार्ट होने वाली है। तो जुड़कर कंप्लीट तरीके से अपनी प्रिपरेशन में जुट जाएं, क्योंकि अगर आप चीजों को पकड़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा तेज भागना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। एसएससी एग्जाम पर हमें जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर हमें जाना है, 12 और 24 महीने का हमें कोर्स लेना है और साहिल 10 एज ए हमें रेफरल कोड लगा देना है। जैसे ही साहिल 10 लगाओगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आप मेरे साथ में जुड़ सकते हो। ठीक है माय डियर, तो अनअकैडमी पर आपको साहिल 10 एज ए रेफरल कोड लगाकर जुड़ जाना है मेरे साथ में। आइए आगे चलते हैं। किसी भी कैटेगरी में अगर आप कोई भी कोर्स लेते हो तो भी साहिल 10 कोड लगाकर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अनअकैडमी पर। साथ के साथ डेली रात को 8 बजे मेरा एक शानदार सेशन आता है, ये सभी स्टूडेंट के लिए उपयोगी है। 15 फरवरी आज की तारीख, सभी स्टूडेंट इस सेशन को जरूर देखें। सेशन का नाम है कैच द मैथ फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ट एवर प्रैक्टिस सेशन। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करने के लिए सबसे जरूरी सेशन है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो, नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, पेपर से एक दिन पहले भी देख सकते हो, है ना। लेकिन रेगुलर देखने वाले को अलग ही पेपर करने में मरने वाला है, ये बात मेरी है। और आप जब लगातार पढ़ेंगे तो आपको भी ये फील हो पाएगी। एसएससी एग्जाम पर जाना है, स्पेशल क्लास पर जाना है, साहिल खंडेलवाल को कर लेना है सर्च, जिससे कि मेरी प्रोफाइल के अंदर उपस्थित, मुझे फॉलो करके, मेरे नाम पे क्लिक करके मेरी प्रोफाइल में चलने वाली जो स्पेशल क्लासेस हैं उन्हें आप देख सकें सी ऑल पर जाकर। जैसे ही आप सी ऑल पर जाएंगे 8 PM वाली क्लास आपको देखनी होगी, जिससे कि आप सारी चीजें कर पाएंगे। और इनवाइट कोड में अगर आपसे कोई कोड पूछे तो साहिल 10 एज ए अनलॉक कोड लगा देना, जिससे कि फ्री प्लान के अंतर्गत आप मेरे साथ साथ अन्य सभी एजुकेटर की क्लास देख पाए। चलिए ठीक है। साथ के साथ आईबी के लिए मैं 12:30 बजे सेशन लेकर आ रहा हूं और पार्ट नंबर 3, सेट नंबर 3। ये सेशन जितने भी विद्यार्थी हैं जो डेडिकेटेड है, मेरे साथ लगातार पढ़ रहे हैं और मुझे काफी दिनों से फॉलो कर रहे हैं, उनसे कहूंगा कि इस सेशन को भी जरूर लें, क्योंकि सीखना तो हर जगह ही है ना, चाहे वो कोई भी हो। तो 12:30 बजे मेरा ये सेशन होगा और सबसे सटीक एनालिसिस के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कर सकते हैं अपने क्वेश्चन सेंड फॉर एग्जामिनेशन, जिससे कि मैं आपको सटीक से सटीक एनालिसिस अच्छे से अच्छा करा पाऊं। स्टार्ट करते हैं। सर्कल के बारे में हम पढ़ रहे थे, चलिए। वृत्त के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सर्कल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आइए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। चर्चा का विषय काफी अच्छा होगा। आप मुझे ये बताएं, अगर मेरे सामने एक सर्कल इस प्रकार है और एक सर्कल इस प्रकार है, या मैं ऐसे कह देता हूं कि ये दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे से टच हुए हुए हैं, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए कि इसकी रेडियस आपकी आर है और इसकी भी रेडियस आपकी आर है। अब इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, एक बेल्ट लगा दी। बेल्ट समझते हो, जैसे कि कभी आपने देखा होगा किसी रोलर के ऊपर बेल्ट लगी होती है और वो बेल्ट इस तरह से बिल्कुल सटी हुई होती है और यहाँ पर कभी आपने चक्की चलती हुई देखेगी तो यहाँ पर मोटर के साथ में बेल्ट लगा देते हैं, हालांकि दूरी होती है, लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत इनको पास रखा हुआ है एक फील देने के लिए, जिससे कि ये बेल्ट इसके ऊपर जो चढ़ाई जाती है, आपको क्या निकालना है,
लेंथ निकालनी है इसकी। इसकी कितनी लेंथ होने वाली है, लेंथ ऑफ बेल्ट आपको निकालनी है। जो भी लेंथ निकाल सकते हैं जल्दी से निकाल के बताएं कि इसकी क्या लेंथ होगी। सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये तो कंफर्म है। चलिए, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही कि कैसे निकाल सकते हैं। सर बहुत ही नीट एंड क्लीन काम है कि अगर यहां से अगर आप इसको ब्रेक करते हो, जैसे कि मैंने यहां से देखा और इस सेंटर से देखा, तो ये हिस्से से ये हिस्से की जो लंबाई है वो कितनी निकल कर आ जाएगी हमारे पास, ये निकल कर आ जाएगी 2r। सिमिलरली अगर आप इस सेंटर के सामने जा रहे हो और इस सेंटर के सामने जा रहे हो यहां से गुजरते हुए, तो यह हिस्सा भी आपका क्या निकल कर आ गया, 2r निकल कर आ गया। ठीक है, बाकी क्या बचा हुआ है, तो जो आपका हिस्सा बचा हुआ है बाकी, वो ये बचा हुआ हिस्सा इस प्रकार है। ये वाला, और ये आपको दिख रहा होगा दो आधे वृत्त हैं, लेकिन हमें वृत्त से लेना देना नहीं है, हमें इसके सरकमफेरेंस से लेना देना है। तो यहां मैं कह सकता हूं कि अगर इस पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है तो यह कितना हो जाएगा, 2 पाई आर का आधा पाई आर, और यहां पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये हिस्सा भी कितना हो जाएगा, पाई आर। चाप, क्योंकि अगर कभी भी आपको चाप की टर्म में चीजें देखनी हो तो वो पाई आर ही होंगी, क्योंकि वहां भी 180 है वहां भी 180 है। तो यहां हम कह सकते हैं कि सर हमारे पास निकल कर आ रहा है 4r + 2 पाई आर। इस पूरे पट्टी की लेंथ कितनी निकल कर आ रही है, 4r + 2 पाई आर। इसी प्रकार अगला कॉन्सेप्ट इसमें क्या आता है, जब आपके सामने ऐसे अगर 3 सर्कल लगा दे तो, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल आपके सामने ये हो गया, है ना, समझ जाना, अजीब लग रहा है थोड़ा, सही कर देता हूं थोड़ा सा, है ना। चलो, ठीक है क्या, हाँ छोटा बड़ा है, कोई थोड़ा दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटा बड़ा ज्यादा है ना, इसको थोड़ा छोटा कर दूं, कोशिश करता हूं हो जाए तो। नाउ लुक्स बेटर, हाँ अब ठीक लग रहा है थोड़ा। मैंने यहां बोल दिया कि अगर मेरे सामने ये एक सेंटर है, ये भी सेंटर है, ये भी सेंटर है, और इसकी त्रिज्या क्या है, r है, मतलब ऑल रेडियस आपकी क्या है, सेम है, रेडियस सभी की सेम है, जिसको हमने क्या बोल दिया, r बोल दिया। और आपको क्या निकालना है, इसके ऊपर अगर मैं एक पट्टी डाल रहा हूं, पट्टी, है ना, इस तरह से, इस तरह से मैंने एक लाइन ऐसे डाल दी, ठीक है, और ये इसकी लेंथ क्या होगी, अगर इस पूरे की लेंथ की बात करूं तो मुझे बताइए लेंथ क्या होने वाली है, पूरी लेंथ आप मुझे बताएं, कौन बताएगा। एक मैंने बेल्ट डाल दी, तो मुझे बताएं लेंथ ऑफ बेल्ट, अगर मैंने 2 सर्किल दिए थे तो निकाल दी थी, अब मैंने 3 सर्कल आपको दे दिए, तो मुझे लेंथ ऑफ बेल्ट निकाल के बताएं।
ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे सर, आप बोल रहे हो रेडियस आर है, तो हमने भी वही दिमाग लगाया कि अगर हम इसके सेंटर को मिला दें, यानी कि अगर मैं इसको इससे ऐसे मिला दूं, इसको ऐसे मिला दूं, इसको ऐसे मिला दूं, इसको अगर ऐसे मिला दूं, इसको ऐसे मिला दूं, इसको ऐसे, इसको ऐसे मिलाने में क्या जा रहा है आपका, आपने इधर ऐसे डाल दिया। अब ये सब क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताऊंगा, कारण बताऊंगा इसका, देखिएगा जरा, ठीक है। अब जरा समझना कि सब ऐसे क्यों किया गया सर ये, क्योंकि देखो अगर रेडियस आपकी आर है तो देखो ये भी आर आर हो जाएगा 2r, ये भी आर आर हो जाएगा 2r, ये भी आर आर हो जाएगा 2r, यानी कि ये अपने आप में कौन सा आपका बन गया, ये अपने आप में आपका क्या बन गया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल बनने के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, लॉजिक समझ में आना बहुत आवश्यक है। बोले क्या लॉजिक है सर, कि इसका जो प्रत्येक कोण होगा वो 60 डिग्री होगा, प्रत्येक कोण जो होगा वो 60 डिग्री होगा, प्रत्येक कोण जो होगा वो 60 डिग्री होगा। अगर ऐसी बात है सर तो यानी कि यहां हो गया हमारा फायदा, क्यों, क्योंकि अगर हम इसकी बात करते हैं तो स्पर्श रेखा हमेशा जो त्रिज्या से क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और ये वाली लाइन क्या आ जाएगी, आर और आर 2r, तो एक हिस्सा ये 2r हो गया, एक हिस्सा ये 2r हो गया, और एक हिस्सा ये 2r हो गया। तो अगर आपसे बात की जाए तो इस हिस्से की लेंथ तो आप निकाल चुके हो, 2r यहां से लेकर यहां तक की 2r, और यहां से लेकर यहां तक की 2r। किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कौन सा हिस्सा अभी हमारा बाकी रह गया, बोले सर इसका कौन निकालेगा, ये वाला हिस्सा। तो ये वाला एक हिस्सा, ये वाला दूसरा हिस्सा सेम, क्योंकि यही बाकी है बस, और ये वाला तीसरा हिस्सा। तो ये तीन जो घुमावदार हिस्से हैं इस वाले चाप के, यही बाकी आपके रह गए हैं, बाकी सब सेट है। ये जो ग्रीनिश पोर्शन है, पोर्शन नंबर 1, ये वाला 1, ये वाला 2, भाई बाकी बेल्ट का सारा हिस्सा मैंने कवर कर लिया, ये वाला हिस्सा 3। अब ये क्या होगा सर, अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर ये एंगल आपका 60 है और ये आपका आपके सामने ये अगर 60 निकल कर आ गया, तो ये पूरा आपके सामने ये 90 है और ये 90 180 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा आपको ये पता होना चाहिए। बताओ बताओ ये एंगल कितने कितने होंगे, तो आपको जानकर के अच्छा लगेगा सर कि ये जो एंगल होने वाले हैं 120 120 होने वाले हैं, क्योंकि ये आपका 60, ये आपका 60, तो यहां पर आपके सामने कितना ये आपका 90 हो गया, भाई सीधी सी बात है ये 90 हो गया, तो 90 और 60 150, ये आपका 120, ये आपका 30, क्योंकि ये आपका 90 है। तो आपके जो ये एंगल होने वाले हैं ये आपके क्या होने वाले हैं, 120 होने वाले हैं। तो 120, ये 120 होगा क्या, ये 120 होगा क्या, बोलिए। ये जब एंगल 120 आपके हो जाएंगे तो आप मुझे बताइए कि यहां पर आपके लिए क्या बनने वाला है, कितने हिस्से बन रहे हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि सर पूरा का पूरा 360 बन गया, यानी कि एक पूरा का पूरा 2 पाई आर बन गया, यानी कि लेंथ कितनी आ जाएगी सर 2 पाई आर। क्यों, क्योंकि 120 120 और 120 वाले 360, यानी कि 2 पाई आर पूरा का पूरा एक वृत्त का चाप, और 2r 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 6r, तो ये आपकी क्या हो गई, पूरी की पूरी बेल्ट की लेंथ हो गई। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने आने वाला है जिसे आप बताएंगे भी, सर्कल इक्वेशन विद कोऑर्डिनेट्स, सर्कल की इक्वेशन विद कोऑर्डिनेट्स। निर्देशांक द्वारा
वृत्त का समीकरण। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई भी दो बिंदु हैं, एक ए बिंदु है x1 y1, एक मेरा दूसरा बिंदु है x2 y2। सबसे पहले मुझे बताइए इन दोनों के बीच की अगर मुझे दूरी निकालनी हो, यानी कि ए भी मुझे निकालना हो, और कैसे निकालूंगा फिर? तो जो एलिमेंट्री चीजें हैं वो सब मैं आपको बता रहा हूं कि भाई जो काम आ सकती हैं आपके। तो क्या हम ये कह सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगर सर हमें दूरी निकालनी है, अगर हमें डिस्टेंस डी निकालनी है, तो अगर जो डिस्टेंस डी होगी ए बी की वह क्या होगी? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपकी डिस्टेंस डी होने वाली है। किसी भी बिंदु की हम डिस्टेंस निकालते हैं तो जनरली ये होती है। अब जब हम सर्किल को समझते हैं और सर्किल के बारे में जानते हैं कई बार, तो सर्किल होता क्या है इसके बारे में चर्चा करना बेहद आवश्यक है कि अगर आप एक सर्कल को बना रहे हो तो उससे पहले आपको बनाने पड़ते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्योंकि अगर आपका कोई एक सर्कल है जो इस तरह से बना हुआ है और वह अपने केंद्र को, क्योंकि सर्कल होगा तो उसका एक केंद्र भी होगा, और केंद्र को मैं ये कहता हूं कि वह कोऑर्डिनेट्स पर रखता है, यानी कि ओरिजिन अगर उसका आपका केंद्र है, तो यहां पर मैंने बोल दिया ओरिजिन अगर उसका केंद्र है, तो केंद्र से एक निश्चित दूरी पर अगर कोई बिंदु आपने मान लिया ए जिसकी वैल्यू है x और y, तो आप मुझे बताइए इस केंद्र से निश्चित दूरी पर अगर बिंदु है तो यह दूरी क्या कहलाती है? अगर एक वृत्त के बिंदु पथ की बात की जाए, वृत्त के लोकस की बात की जाए, तो रेस्पेक्ट टू द सर्कल अगर मैं कहूं कि इस मूल बिंदु से, इस ओरिजिन 0 0 से, तो यह एक त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। यस सर। तो आपसे मैं सिंपल पूछना चाहता हूं कि मुझे बताइए अगर मुझे त्रिज्या को डिफाइन करना हो तो मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या? बोलिए। अगर मैं सिर्फ अभी मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में बात करता हूं तो इस सर्किल की समीकरण अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या यह सर्कल की समीकरण इस तरह से नहीं हो जाएगी क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। क्योंकि केंद्र से, कहीं से भी केंद्र से अगर दूरी मानोगे परिधि तक की, वो हमेशा आर को डिफाइन करेगी। तो मैंने इन टर्म्स ऑफ आर, अगर कोई सर्कल जिसका केंद्र आपका 0 0 हो, ओरिजिन हो, तो मैं इस तरह से इक्वेशन डिफाइन कर सकता हूं क्या? चलिए सर, कर सकते हो। तो अगर मैं आगे की बात सोचूं थोड़ी सी, और जहां मुझे अगर लगता है कि यार सर अगर मान लीजिए केंद्र अगर ओरिजिन नहीं हुआ तो आपका सर्किल कहीं इस तरह से मैं प्लेस कर सकता हूं क्या? कहीं भी प्लेस कर दूं। यहां पर मैंने ऐसे प्लेस कर दिया इस सर्कल को, और मैं ये कह सकता हूं ना कि अगर मेरा ये केंद्र O ये है और इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए H और K। H और K स्टैंडर्ड है इसलिए मैं H और K मान रहा हूं। चलिए, और एक बिंदु मैंने फिर से कह दिया कि मेरा एक बिंदु क्या है? A है, जो कि परिधि पर स्थित है, जिसका नाम है X और Y। और यह निश्चित दूरी क्या कहलाएगी? भाई केंद्र से अगर यह आपका एक सेंटर है तो इस सेंटर से एक निश्चित दूरी, केंद्र से एक निश्चित दूरी हमेशा आपकी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। चलो फिर बनाओ इक्वेशन, बनाओ, रेडियस को डिफाइन करो। दो कोऑर्डिनेट अगर आपको गिवन है तो उनकी आपको निकालनी होती है क्या? उनकी आपको आपस में दूरी निकालनी है और उसको आर के प्रपोर्शन में करना है। तो क्या हम ये कह सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर? सिंपल। तो यह उस सर्कल का समीकरण हो गया जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है? जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल है। अगर इक्वेशन ऑफ ए सर्कल व्हेन सर्कल इज नॉट एन ओरिजिन,
यानी कि सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन ना हो, तो इस तरह की इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्किल, जो कि बहुत आसान है। मतलब आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि इतना टफ है? नहीं, तभी तो ये दिया जाता है पेपर में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल। इसको क्या कहते हैं? सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब जब कभी भी हमें पेपर में प्रश्न आता है तो कभी कभार हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दे देता है, बहुत कम देता है स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि अगर मैं बात करना चाहूं एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो अगर मान लीजिए कोई सर्किल की इक्वेशन मेरे को दे दी, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर 25। तो आप मुझे ये 25 क्या बराबर, मैं दे देता हूं 36 दे देता हूं, कुछ भी दे देता हूं मान लो। तो आप मुझे बताइए इस सर्किल के सेंटर क्या होगा, इस सर्किल का केंद्र क्या होगा, और इस सर्किल की त्रिज्या क्या होगी। अगर इस तरह से आपको एक सर्किल की इक्वेशन दे दी, तो आप मुझे बताएं कि इस सर्किल का केंद्र क्या होगा और इस सर्किल की त्रिज्या क्या होगी। पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्किल है तो यू हैव टू कंपेयर ईच एंड एवरीथिंग। तो हम यहां कह रहे हैं सर सेंटर निकालना है, तो आप ये एच होता है लेकिन ये माइनस में होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यानी कि आपका जो सेंटर होगा वो कितना होगा? -3, क्योंकि जब आप एच को यहां रखोगे तभी तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसी तरह से अगर +5 है तो चिन्ह को बदल कर लेना पड़ेगा, यानी कि y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3 और x और y हो जाएगा -3 और -5। और अगर हम रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस की बात अगर हम करें तो रेडियस आपकी 36 है, लेकिन वह आर स्क्वायर में होती है, तो आर बराबर जो होगा मॉड्यूलस आपका होगा 6। तो यहां से आपको ये इक्वेशन देकर आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए एरिया ऑफ सर्किल कितना होगा। कुछ भी यार, भाई है तो त्रिज्या ही, तो वृत्त की वृत्त का एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा। जब आपकी रेडियस निकालना आएगा आपको, तभी तो आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने क्या आ जाता है? एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर बराबर 36 पाए। ये पूछा जा सकता है। इसी पर अगर एक क्वेश्चन मन करा उस एग्जामिनर का तो इस तरह से भी दे देगा कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, और मैंने आपसे कहा कि आपके सामने एक केंद्र है, मतलब एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन दे रखी है x-2 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। ऐसे दे दिया x-2 का होल स्क्वायर प्लस, माफ कीजिए, y आएगा। ओहो, ये क्या हुआ? इतना सब लिखा कहां गया? चल, तो इसको लिखो y, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर c स्क्वायर मैंने आपके सामने कह दिया। और मैंने ये कह दिया आप लोगों से कि ये सर्कल के परिधि पर कोई बिंदु a जिसका कोऑर्डिनेट +5 और -2 है। ठीक है, सर्किल के परिधि पर कोई बिंदु स्थित है a जिसका कोऑर्डिनेट +5 -2 है, तो एरिया ऑफ सर्किल बताएं। वृत्त का क्षेत्रफल बताएं। आईबी के लिए 12:30 बजे क्लास चल तो रही है, पता नहीं जिस आईबी की क्लास में तो आओगे नहीं, लेकिन फालतू
10-15 क्लासेस में पहुंच जाओगे हर टीचर की में। सर आईबी की तैयारी कैसे करें, आईबी की तैयारी कैसे करें, और जो आईबी की क्लास चलेगी उसमें नहीं आओगे, क्यों? पता नहीं यार, आदमी को कारण चाहिए बस ना पढ़ने का। मतलब इंसान ये ढूंढता है, सीजीएल जो पढ़ा रहा होगा ना, जैसे कोई सीजीएल की क्लास ले रहा होगा बंदा, सर एनटीपीसी की तैयारी करवाइए ना सर, मैथ कराइए ना सर। अब जब यहां मैथ की क्लास चल रही है और सब चीजें पढ़ाया जा रहा है तो उसमें नहीं आएगा आदमी, लेकिन उसको दूसरे में मजा आता है, पता नहीं क्यों। तो सर सीधी सी बात है, हम यहां सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकालो ना, क्या दिक्कत है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे +2 और -3, ये मेरे सेंटर हो गए। अब कोई परिधि पर बिंदु स्थित है, तो अभी मैं आपको सब कुछ बेसिक से ही तो सिखाया था कि अगर कोई बिंदु ए स्थित है परिधि पर, तो इससे जो दूरी होगी ना, इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी होगी, वही रेडियस होगी। लगाओ, तो 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 -3 यानी कि +3 y2 -y1, ये किसके बराबर है? r² के बराबर, यही तो होता है। तो ये हो गया 3 × 9 और 1 10, यानी कि r² बराबर कितना आ गया? 10। जब r² बराबर 10 आ गया तो सर्किल का एरिया कितना हो जाता है? πr², 10 पाई। मजा आ रहा है? अब ये जो चीज आप सीख रहे हो, ये आप कहीं नहीं सीख सकते, जहां भी आप पढ़ रहे हो आप अपने नोट्स भी एक बार देख लेना, ठीक है? तो चीजें क्या है, अलग होती हैं कई कबार। क्यों? क्योंकि अगर हर चीज को क्या करना पड़ता है, तुलनात्मक तौर पे देखना पड़ता है कि कुछ रह ना जाए, तो तरीके से पढ़ाना पड़ता है चीजों को, ठीक है ना? चलिएगा, क्लियर है भाई? लाइक जरूर करते रहें सेशन को, जिनसे नहीं हो पा रहा है वो थोड़ा कष्ट करें अपने हाथों पर, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं। अब ये तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ लिया। सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब हम आगे की बात करना चाहते हैं, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ऑफ ए सर्कल, सामान्य रूप। अगर किसी का सामान्य रूप अगर हम डिस्कस करना चाहें तो किस तरह से हम करेंगे? चलिए, किसी का अगर सामान्य रूप हम डिस्कस करना चाहें तो कैसे डिस्कस हम करेंगे? चलिए, तो अगर कोई भी हमारे पास सर्किल की इक्वेशन दे रखी है तो उसका सामान्य रूप कैसे आता है? x² + y² प्लस, सामान्य रूप की अगर हम बात करना चाहते हैं, x² + y² + 2gx + 2fy + c। x² + y² + 2gf + 2fy = c = 0। सर अगर ये सामान्य रूप है, ये ऐसे ही है, ये बिल्कुल आपकी एक फिक्स फॉर्मेट होता है और इस फिक्स फॉर्मेट के हिसाब से ही चीजें निकल कर आती हैं। कई बार अक्सर हम देखा करते हैं कि अगर ये सामान्य रूप है सर, तो हम इस जनरल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो हम इस जनरल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, जिससे कि हम इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकें, और अगर कोई हमें सामान्य रूप भी दे दे तो हम उससे अपने सेंटर निकाल सकें, अपनी रेडियस को डिफाइन कर सकें इन टर्म्स ऑफ सामान्य रूप। ठीक है, चलिए आइए, तो कैसे करेंगे सर? अगर हम बात करते हैं x² + y², तो मैं यहां कहता हूं कि अगर आपके सामने यहां दिख रहा है कि आपको सर होल स्क्वायर बनाना पड़ता है, तो क्यों ना मैं x का एक होल स्क्वायर बना के देखूं और y का बनाकर देखूं, और फिर जो बचेगा वो r² हो जाएगा। ये बात तो आपकी उचित है। तो उचित बात को और उचित करने के लिए आप मुझे बताइए कि अगर मेरे पास 2gx है, तो यहां मैं एक और चीज लगाना चाहता हूं जिससे कि ये होल स्क्वायर बन जाए।
इसी प्रकार वाई स्क्वायर 2FY है, तो मैं यहां लगाना चाहता हूं एक और चीज बन जाए, फिर उसके बाद सोचूंगा। और सी तो मेरे पास है ही बराबर 0, तो मैं इधर एक्स्ट्रा क्या रखूं, इधर मैं एक्स्ट्रा ऐसा क्या रखूं जिससे कि मैं इनको एस्टेब्लिश कर पाऊं, इनको रिलेशन बना पाऊं और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर पाऊं। तो सर आपको अगर ये होल स्क्वायर बनाना है तो यू हैव टू पुट जी स्क्वायर, तभी तो ये आपका बनेगा क्या, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर। यहां पर आपको एफ स्क्वायर रखना पड़ेगा। अब आपने इसमें फालतू ये दोनों जोड़े हैं ना, फालतू ये दोनों जोड़े हैं ना, तो अगर आपने इधर की साइड ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जोड़ा है तो आप इधर की साइड भी जोड़ेंगे, क्योंकि गणित का नियम है भाई। अगर आप कुछ भी अगर आलतू फालतू इधर उधर करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जोड़ते हैं, तो आपको वही काम उधर भी करना है, जिससे कि चीजें वैसी की वैसी रह जाएं, क्योंकि अंतर तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, और हमारा काम बन गया। क्या बन गया सर, इसको आप लिख सकते हो एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं y प्लस एफ का होल स्क्वायर बराबर, मैं c को उधर ले गया तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का c। यू हैव टू कंपेयर, ये तो आपकी जनरल फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, x माइनस एच का होल स्क्वायर, x माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। कंपेयर करेंगे तो बताइए सेंटर क्या होगा। अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में h और k होते हैं, तो जनरल फॉर्म में सेंट्रल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी कि केंद्र क्या होगा, बताएं। तो सर अगर यहां माइनस एच और माइनस के होता है तो इसको कंपेयर कराएंगे तो कितना आ रहा है, माइनस जी और माइनस का एफ। और अगर मैं रेडियस की बात करूं तो आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये पूरा हिस्सा इसके बराबर है, तो जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस का सी। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी ये सोच रहे हैं ये तो बहुत हल्की चीज है, पेपर में आती है डियर, कुछ नहीं कर पाएंगे। पेपर में जब बैठे रह जाओगे और केवल वही करके आ पाएंगे जो पढ़ रहे हैं, वही सबसे बड़ी बात है। ठीक है, चलिए, तो पढ़ाई करना जरूरी है ना, और कुछ काम नहीं करना है। और जो पढ़ने आते हैं वही इस क्लास में आए डियर, पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप फालतू टाइम वेस्ट करोगे तो आपका जो फालतू काम है वो रुक जाएगा। तो जो फालतू काम आपको करना है वह करें, क्योंकि आपका सिलेक्शन तो होगा ही नहीं। जो पढ़ने में दिमाग नहीं लगा सकते वो चाहे 10 जगह चले जाओ, उनको चाहिए ये आ जाएगा क्या, ऐसा हो जाएगा क्या, ये आना चाहिए, यही कर सकता हूं मैं। तो मतलब थोपते हैं किसी चीज को, थोपना नहीं है, चीजों को अपने अंदर ढालना है, तब जाके आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो जिनके भी फालतू काम रुके हुए हैं प्लीज डू इट, क्योंकि वो नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि लाइफ में वही करना है फिर, क्योंकि लाइफ बहुत लॉन्ग है, बहुत लंबी है। फिर आपको वो भी तो देने यार, पढ़ाने वाले कोई नहीं मिले, पैसा ही नहीं था। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं चीजों की तरफ, क्योंकि हर किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता पढ़ाई के प्रति, क्योंकि ये काम अच्छा है और अच्छा काम करने के लिए हर कोई मतलब एग्री नहीं करता है। चलिए, तो यहां एक कंडीशंस बनती हैं। तो अगर हम रेडियस की बात करते हैं तो कंडीशंस बनती हैं, कुछ शर्तें बनती हैं। तो कंडीशंस की हम बात करना चाहते हैं, तो जरा देखिएगा कि क्या क्या शर्तें हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो मैं बताता हूं, आ जाओ। अगर हम बात करते हैं सेंटर की, तो अभी हमने सेंटर निकाला तो सेंटर कितना आया। अब मैं सारी जो बातें कर रहा हूं वो जनरल फॉर्म के तौर पर कर रहा हूं, माइनस जी और माइनस एफ आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस कितनी आई, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, रेडियस का स्क्वायर मैं सिंपल रख रहा हूं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अगर आपको कोई सर्किल की इक्वेशन दे दी जाए तो पहली चीज, इफ जी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी,
तो शर्त क्या होगी, आपकी जो रेडियस होगी, रेडियस ऑफ सर्कल इज रियल, यानी कि आपकी जो त्रिज्या होगी वो वास्तविक होगी। अगर ऐसा है तो, अगर त्रिज्या की बात करें जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी, तो रेडियस आपकी क्या होने वाली है, वास्तविक होने वाली है। यदि हम दूसरी कंडीशन की बात करें, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी, सो कंडीशन क्या होगी बताओ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका रेडियस ऑफ सर्कल होगा इज जीरो। अगर रेडियस ऑफ सर्कल आपका जीरो हो गया, यानी कि त्रिज्या आपकी शून्य हो गई, तो ऐसा सर्कल कौन सा सर्कल कहलाता है, पॉइंट सर्कल कहलाता है। कौन सा सर्कल कहलाता है, पॉइंट सर्कल। तो कभी भी आपसे कंडीशन पूछी जाए, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पॉइंट सर्कल, बिंदु वृत्त की क्या कंडीशन है, सो आप डिफाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन में 4 इक्वेशन भी दे दी तो इस तरह से आप बता भी सकते हैं। कैसे कि अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी है, तो आपका रेडियस रियल होगा और उसे हम डिफाइन भी कर पाएंगे, और ये तो दिख ही रहा है ना, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। और अगर हम बात करें जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बराबर सी है, तो वह सर्किल, रेडियस ही नहीं होगी तो सर्किल किस बात का, यानी कि वह बिंदु पर ही रह जाएगा, तो इज कॉल्ड पॉइंट सर्किल। कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, पॉइंट सर्किल कहलाएगा। और अगर तीसरी कंडीशन जो कि सिंपल और पता है सबको कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज लेस देन सी हो गया, तो यहां पर आपका इमेजिनरी होने वाला है, सब काल्पनिक। तो काल्पनिक की बातें तो हम करते भी नहीं है वैसे भी, और ये चीजें कंडीशन के हिसाब से चलती हैं और यहीं से निकल कर आती हैं। तो कल को कोई और भी क्वेश्चन पूछ ले या सीबीटी 2 में भी पूछ ले तो रेडी रहना है ना, क्योंकि मैं तो आपको किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं वह तो वही विद्यार्थी समझ पाएंगे जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जो उन 35,000 पोस्ट पर बैठना चाहते हैं सीबीटी 2 की। सिंपल सा कहानी है और वही आपको बतानी है। क्लियर है? चलिए अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो पहला एग्जाम्पल मैंने आपको एक दे दिया कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे उस सर्किल का इक्वेशन बताइए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, उस वृत्त का समीकरण बताएं, उस वृत्त का समीकरण बताओ जिसके सेंटर 3 और 5 हैं, जिसका केंद्र 3 और 5 है और जिसकी रेडियस 4 यूनिट है। बताइए उस सर्कल का समीकरण बताइए जिसका सेंटर 3 और 5 है और जिसकी रेडियस 4 यूनिट है। आपको बतानी है जनरल फॉर्म में। तो जनरल फॉर्म आप बता दें मुझे एक बार, देखते हैं, दो दो हाथ करिए, चीजें समझ में आएंगी आपको। जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया करके और कोई काम करें, क्योंकि हो सकता है आप ना पचा पा रहे हो, है ना। तो प्लीज और कोई काम कर लें, ज्यादा बेटर रहेगा डियर, क्योंकि इस क्लास में केवल पढ़ाई हो पाती है, यही कारण है बस। तो मैं तो आपको भाई वाली सलाह दे रहा हूं। तो सर कैसे करेंगे? सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो होता ही है, लेकिन आप जब ये बोल रहे हो तो जी और एफ क्या होगा, कोई बता सकता है? अगर आपके सेंटर ये हैं तो हम यहां कह सकते हैं ना कि सर ये सेंटर है तो ये क्या है, माइनस जी, ये क्या है, माइनस एफ। समझ में आ रही है बात? समझ लेना भाई, गड़बड़ तो आप करोगे मुझे पता है, तो चीजें गड़बड़ से बच जाएं तो ज्यादा बेटर है अपने लिए। ठीक है, आओ। तो क्या हम कह सकते हैं माइनस 6x
-10y -2f होता है ना, -2gx -2fy या +2gx +2fy, लेकिन ये -g और -f होता है जैसा ही मैंने पहले कहा था। प्लस दूसरी बात x² + y² -6x -10y, इसके अलावा बताओ बताओ क्या होगा। तो यहां से आप इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं कि जो आपका c था वह जो निकल कर आया वह क्या था, g² + s² माइनस का c, यही होता है। और ये किसके बराबर होता है, r के बराबर होता है। अगर आपको c निकालना है तो कैसे निकालेंगे, r का स्क्वायर 16 बराबर g², तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 और माइनस का c। तो यहां हम कह सकते हैं c बराबर कितना आ गया, 25 + 9 माइनस का 16। तो c बराबर कितना निकल कर आ रहा है बता दो, क्योंकि हमें तो c निकालना है ना। तो निकल कर कितना आया, 18 बराबर 0। तो ये आपकी सर्किल की जनरल फॉर्म आने वाली है, ये आपकी सर्किल की जनरल फॉर्म आने वाली है। तो जिनका भी सही आंसर है वो दें। मैंने ऐसे किया सर, कोई दूसरा तरीका बिल्कुल है। आप स्टैंडर्ड फॉर्म से भी जा सकते हो, जो कि x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r² होती है। आप इससे भी जा सकते हो। तो यहां लिख सकते हो आप x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर बराबर r² कितना हो जाएगा, 16। तो सॉल्व करेंगे, तो अगर मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूं तो इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। x² - 6x प्लस का 9 प्लस y² माइनस का 10y प्लस का 25 इज इक्वल टू 16। तो सेम ही चीज आ रही है, वही चीज है, ठीक है। चलिएगा, क्लियर है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और देता हूं, एक एग्जांपल और देता हूं, जिससे कि और ज्यादा क्लैरिटी आ पाए और हर तरह का क्वेश्चन फोड़ पाओ। क्योंकि क्या होता है कि अब आपको पता है, नॉलेज आ गई है, अब आप सर्किल के बारे में जानने लग गए हैं। अब आपको सर्किल इतना टफ नहीं लग रहा होगा, क्योंकि है ही प्यारी चीज और इस पर बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्यों छोड़ना एक क्वेश्चन भी। CBT 2 में 4 क्वेश्चन आ गए तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, तुम बैठे रहोगे और बैठे होंगे बहुत सारे बच्चे। लेकिन हमें हर वो चीज करनी है जो हमारे काम की है। चलिए, x² + y² माइनस का 12x प्लस, अगर मैं बात करूं माइनस का 12x, x² + y² माइनस का 12x माइनस का 16y प्लस, और अगर मैं c की बात करूं तो c मैंने दे दिया आपको 19 बराबर 0। तो मुझे आप बताइए इसके सेंटर क्या होंगे, इसके केंद्र क्या होने वाले हैं और रेडियस क्या होने वाली है, दोनों चीजें बताओ। अगर मैं इसके केंद्र की बात करूं तो वो क्या होगी, रेडियस बात करूं तो वो क्या होगी। देखो, ना पढ़ने वालों का बहाना, ये तो कोऑर्डिनेट का टॉपिक है। फिर क्या हो गया भाई, सर्किल यहां काम आएगा, बताओ फिर क्या हो रहा है, मतलब दिक्कत आ रही है क्या। अब यहां रेडियस निकालने को बोला और मैं कह दूं भाई एरिया ऑफ निकालिए, एरिया ऑफ सर्किल। मतलब बेवकूफों की भी हद होती है, तुम इतनी बेवकूफी कैसे दिखा सकते हो। मतलब कोई पढ़ा रहा है, ये तो कोऑर्डिनेट का है, ये तो उसका है, तो पढ़ना नहीं है क्या, ये बताओ मेरे को। तो क्या कारण है ना पढ़ने का, मतलब कुछ भी बहाना ढूंढोगे, ऐसा है क्या। पढ़ लो यार, और नहीं पढ़ना तो जाओ फिर ऐश करो, जिंदगी चल तो रही है ना तुम्हारी ऐसे ही, तो ऐसे ही चलने दो ना, दिक्कत क्या है। बस पढ़ाई करो, जिनको पढ़ना है वो रुके ना, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि सर ये जो हिस्सा है ये आपको डिफाइन करना है। तो यहां हम कह सकते हैं सर ये -2gx के बराबर है, माइनस या +2gx +2fy, माफ कीजिए। तो आप कंपेयर करोगे तो 2g बराबर -12, तो g बराबर
-6 और f बराबर कितना हो जाएगा? अगर आप कंपैरिजन करोगे तो कितना निकल कर आ रहा है? -2gx करोगे और माइनस का आप ये करोगे तो यहां पर आपके सामने g बराबर -6 है और f बराबर कितना है? -8 है। लेकिन जो सेंटर आप लिखते हो तो क्या लिखते हो? -g, यानी कि +6 और +8। ये याद रखना, -g और -f लिखते हो। तो जब ऑलरेडी यहां माइनस होना तो डायरेक्टली आप प्लस लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। समझने वाली बात है। रेडियस की बात करूंगा तो रेडियस कैसे निकल कर आएगा? तो रेडियस निकल कर आएगा सर, अभी बताया ना, g² प्लस f² -c। तो g² 36, 64 और -c 19। तो 100 में से 19 गए तो √81, तो रेडियस निकल कर आ गई 9। अब रेडियस अगर 9 आ गई तो व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्किल? πr², यानी कि 81 पाई। मजा आ गया डियर? तो ये मेंसुरेशन भी हो गया। तो कितनी प्यारी चीज है, अगर हम सीखना चाहें तो और सिखाना चाहें तो। अब कहीं दिक्कत ही नहीं आई। सबसे बड़ी बात है कि आपके दिमाग में एक और चीज सेट हो गई जो इतने दिनों तक नहीं थी। एक वो क्वेश्चन आपका बन गया जो आने वाले समय में 4 नंबर भी आपको दिला सकता है। बस दैट्स ऑल। पढ़ना था, पढ़ लिया, सिंपल। चलिए अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन करते हैं। और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सभी प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, लगभग 70 क्वेश्चन की आज हमारी फाइल है। कोशिश करेंगे जितने भी हो जाएं, फिर कल भी क्वेश्चंस करेंगे। फिर आगे हम और भी चीजें पढ़ने वाले हैं, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, यानी कि बहुत अच्छे तरह से मैं आपको मेंसुरेशन पढ़ाने वाला हूं। जिनकी हिम्मत है वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो अगर हम इस बात करते हैं दो वृत्तों के क्षेत्रफल की, तो वृत्तों का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 324 और 441। तो उनकी भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा? √, यानी कि ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा आपका 21। तो परिमाप का अनुपात कितना हो जाएगा? अगर इसको 3 से काटता हूं तो 3 × 18, 3 × 7 21। और यही सेम आपके पेरीमीटर का रेशो भी होने वाला है। नेक्स्ट वन, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात अगर आपको दे रखा है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? जब क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है तो 1/3 आपका भुजाओं का अनुपात हो जाएगा और परिमाप का अनुपात भी भुजाओं के अनुपात के बराबर ही होता है, 1/3। किसी वर्ग का परिमाप 20, 32, 40, 24 दे रखा हो, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करें जिनका क्षेत्रफल उपयुक्त वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अगर परिमाप दे रखा है तो भुजा निकालेंगे, 4 का भाग देंगे तो भुजा आ गई 5, इसमें 4 का भाग देंगे भुजा आ गई 8, इसमें 4 का भाग देंगे भुजा आ गई 10, इसमें 4 का भाग देंगे भुजा आ गई 6। अगर ये आपकी भुजाएं आ गई हैं तो एरिया कितना हो जाएगा? 25, 64, 100 और 36, 225। अगर इनका सभी का योग इस बड़े, मतलब कोई एक और वर्ग है a' का स्क्वायर के बराबर है, तो उसकी भुजा कितनी निकल कर आ गई? 15। और उसकी अगर 15 निकल कर आ गई भुजा तो उसका परिमाप क्या होगा? आपको सामने 15 चौके 60, 4 टाइम्स। नेक्स्ट, एक वर्गाकार फर्श की प्रत्येक भुजा आपको दे रखी है 6 मीटर, तो इसमें 60 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं? तो आपको पता है कि एक आपका वर्ग दे रखा है 6 मीटर का, तो आपको अगर नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है कितनी बनाई जा सकती हैं, तो 6 मीटर मतलब 600 सेंटीमीटर। तो 600 इंटू 600, क्योंकि एरिया लेना है भुजा स्क्वायर, और 60 सेंटीमीटर में पहले से ही है, तो 60 और 60, तो यहां से आप भाग देंगे तो आपका क्या आंसर आ रहा है? 100 बनाया जा सकता है। तो आपका उत्तर आएगा कितनी आपकी टाइल्स बनाई जा सकती हैं, तो क्षेत्रफल में आपको क्षेत्रफल का डिवाइड करना है, तो नंबर ऑफ टाइल्स आप निकाल पाओगे और इजीली आप आंसर दे सकते हो 100 टाइल्स। अगले क्वेश्चन की बात करना चाहें तो बोला जा रहा है कि ABCD आपका एक वर्ग है जिसमें आपको AB दे रखा है x + 16, BC दे रखा है 3x। तो परिमाप क्या होगा? जब वर्ग है तो ये आपस में बराबर होना अनिवार्य है, तो x + 16 बराबर आपका 3x है।
तो x बराबर निकल कर आ जाएगा 8 और परिमाप कितना हो जाएगा 8 चौके 32। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। माफ कीजिए, हमने कोई गड़बड़ तो नहीं की है। अगर हम बात करें 2x बराबर x बराबर 8 ही आ रहा है और ए बी और बी सी आपको दे रखा है। ठीक है, तो दो समान भुजाएं हैं और यहां से x बराबर 8 आएगा। ए बी और बी सी, हाँ तो सही है ना। अगर x बराबर 8 आ रहा है तो आपकी भुजा निकल कर आएगी। भुजा कितनी निकल कर आएगी ए बी आपको निकालना है तो वो 24 हो जाएगा। तो आपका पेरीमीटर कितना होगा 24 चौके 96। तो ये गलती मत करना जो हम x निकाल के डायरेक्टली सॉल्व करने बैठ गए ना, ये गलती नहीं करनी है। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि क्या आपकी भुजा है ये x, नहीं ना, x तो केवल 8 निकला है तो x प्लस 16 आपकी साइड होगी और ये भी तो देखो 24 ही आ रही है तो यहां 24 आपकी साइड होगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान इस बात का रखना जिससे कि गलती होने से आप बच सको। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको करके बताएं क्या इसका उत्तर होने वाला है। सर दो वर्गों की भुजाएं x सेंटीमीटर और 2x प्लस 1 सेंटीमीटर है तो उनके परिमापों का योग 100 सेंटीमीटर है। अब वर्ग की भुजाएं दे रखी हैं सर, तो अगर हम परिमाप की बात करें तो 4x हो जाएगा और 4 इंटू 2x प्लस 1 बराबर 100। यहां से अगर हम बात करेंगे 4x प्लस 8x बराबर 96, 4 घट गया तो 12x बराबर 96, x बराबर निकल कर आया। तो ध्यान रखना थोड़ा सा सचेत में पहले से हो गया हूं, 12 8 96 केवल ये x निकला है। अब बोला जा रहा है कि उनमें से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। बड़ा वर्ग क्या है, ये वाला है, उसकी भुजा कितनी हो जाएगी 8 दूनी 16 और 1 17 और 17 का स्क्वायर यानी कि 289। ये टॉप क्लास क्लासिक क्वेश्चंस हैं, करने पर ही बच्चे को पता लग सकता है और बिना करे तो वो कुछ नहीं सीख सकेगा। ये बहुत ही क्लासिक क्वेश्चंस है, करके ही पता लग रहा होगा कि हाँ सर मजा आ रहा है करने में। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बोला जा रहा है कि अगर कोई क्षेत्रफल है और वर्गाकार खेत है, वो दे रखा है क्षेत्रफल इतना, 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे किसी व्यक्ति को विकर्ण तय पार करने में कितना समय लगने वाला है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल का विकर्ण से क्या रिलेशन होता है आप बता सकते हो क्या। तो डी स्क्वायर बाई 2 बराबर डायरेक्टली हम जानते हैं 242 डी स्क्वायर यानी कि अगर विकर्ण निकालना हो तो ये 484 यानी कि अगर डायगोनल डायरेक्टली निकालना हो तो 220 आ गया। सही है, ये हुई ना बात। अब डायगोनल आ चुका है तो डायगोनल ये मीटर में है और हमारी जो चाल है वो क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देता हूं तो डायरेक्टली टाइम निकालना है तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 4.4 गुणा 5/18 सेकंड में आएगा, मुझे पता है मिनट में मैं 60 का भाग दे दूंगा। तो मैंने इसको किया 180, 60 का भाग दे दिया, क्यों, क्योंकि मिनट में निकालना है, अभी तक सेकंड में था। 60 से काटा 3 बार, 22 से काटा 2 बार, तो ये निकल कर कितना आ रहा है 30/10 3 मिनट। ऑप्शन नंबर ए 3 मिनट विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट वन, एक वर्गाकार कमरे की फर्श की परिमिति दे रखी है 230 मीटर और कमरे की ऊंचाई आपको दे रखी है 5 मीटर। 7.5 मीटर स्क्वायर की दर से कमरे की दीवारों पर रंगाई कराने पर कितनी राशि खर्च होगी। तो जब कभी भी कमरे की दीवार पर आप रंगाई कराते हो ना तो आपको एक बात याद रखनी होती है, क्या, कि जब कभी भी रंगाई होती है ना डियर, तो रंगाई के वक्त आपके लिए कौन कौन सी चीजें काम आती हैं। तो जब यहां पर आपके सामने रंगाई हो रही है तो आपका जो ये वाला हिस्सा काम आएगा, एक तो ये वाला और एक ये फ्रंट। भाई आप चार दीवारी पर रंगते हो, ठीक है, और एक ये वाला,
अब फर्श पे कोई रंग करा था देखा है क्या तुमने? और एक बैक, तो ये चार आपको दिखनी चाहिए कौन कौन सी दीवार है जिन पर हम रंग रहे हैं। ठीक है, चार आपकी दीवारें हैं जिन पर हम रंग सकते हैं, केवल ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। तो इस तरह से आपको चार दीवारें दिख रही हैं। अब उन पर आपको रंग लगाना है। यहां पर जो चीजें दे रखी हैं वो जरा समझने की कोशिश करिए कि आपका जो रंग लगता है वर्गाकार है, बोला गया है कि वर्गाकार कमरा है, तो आपका जो परिमिति दे रखी है तो वो 4 इंटू भुजा है, यानी कि हम जानते हैं कि सर भुजा निकल कर आ जाएगी वहां से। लेकिन अगर जो भुजा निकल कर आएगी वही सब तो होने वाला है, वही सब होने वाला है कि यहां 1 2 3 और 4, 4 फलक आपको लेनी होंगी। कितनी लेनी होंगी? 4 फलक। यानी कि अगर हम बात करना चाहें और अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम इजीली इसको हल कर सकते हैं। बोले कैसे सर? आइए, तो आपकी परिमिति कितनी दे रखी है, पेरीमीटर कितना दे रखा है? अगर हम क्वेश्चन की तरफ चलें तो यहां पर हमें दे रखा है सर पेरीमीटर दे रखा है 230। 230 अगर आपका पेरीमीटर है तो बटे 4 करते ही मेरी साइड निकल कर आ जाएगी भाई, और वो साइड कितनी निकल कर आ रही है? 57.5। कैसे सर? 200 में 4 का भाग दिया तो 50 और 30 में 4 का भाग दिया तो 7.5, तो 37.5 मेरी साइड निकल कर आ गई। तो अगर मैं कमरे का क्षेत्रफल निकालना चाहता हूं तो कमरे के एरिया में वही रंग करवाने के लिए हमें कौन सा क्षेत्रफल लेना पड़ता है? 4 वॉल एरिया, जो कि आपको क्यूबॉइड का याद होगा, 2 इंटू हाइट लेंथ प्लस विड्थ। यस, तो सर यहां तो वर्गाकार है तो क्या दिक्कत है? हाइट कितनी दे रखी है? 5, और ये दोनों चीजें बराबर है। क्यों? अरे वर्गाकार है ना, लेंथ और विड्थ तो बराबर है। तो 57.5 इंटू 2 करेंगे तो 50, 100, 115। तो ये कितना आ गया? 1150। ये तो आपका एरिया आ गया। खर्चा कितना है? 7.5। तो 1150 7.5 को 15/2 लिख दो और सॉल्व कर लो। 1075, तो यानी कि 575 इंटू 15। कैसे सॉल्व कर रहा हूं? अरे 1150 है ना, तो 1150 है तो 1150 किससे मिलकर बना हुआ है? 1000 और 150 बटे 2 कर दो। 1000 का आधा 500 और 150 का आधा 75, तो 575 इंटू 15। तो उत्तर कितना आ रहा है? यही आएगा, और कोई पॉसिबल आइडिया नहीं है हमारे पास। तो ये सिंपल सा आंसर आपके निकल कर आ गया 8625। तो ये मैंने अभी तक आपको क्वेश्चंस कराए हैं सारे के सारे। अभी आगे क्वेश्चंस हम करेंगे, बहुत लंबी हमारी कल क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलने वाले हैं, जिससे कि हमने जितना भी कुछ पढ़ा है वो सब कुछ कवर हो जाएगा। मैंने आज आपको एक और फाइल दी है जहां पर मैंने सर्किल तक पूरा निपटा दिया है। यहां तक आपको मतलब जो 3 क्वेश्चन मिक्स आते हैं, सर्कल, आयत, वर्ग और ट्राइंगल, तो मैंने वो भी क्वेश्चंस आपको आज दे दिए हैं यहां पर नई फाइल के अंतर्गत। कल हम पूरा क्वेश्चंस करने वाले हैं मेंसुरेशन के, शानदार शानदार क्वेश्चंस मैंने आपको सारे दिए हैं यहां पर। मजा आएगा आपको करने में भी, और आप जब करोगे तो खुद को भी फील आने वाला है। सो आज ट्राई करना सारी की सारी चीजों को, उसके बाद में कल पूरा बढ़िया तरीके से पूरा सेट होने वाला है और मजा आएगा मेंसुरेशन में आपको। बहुत कुछ अभी हम पढ़ेंगे, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। तसल्ली रखिएगा, क्योंकि वही सीख पाएगा जो तसल्ली रख सकता है। जल्दीबाजी करने वाले को केवल उतना ही मिलता है जितना वो उतने दिन से नहीं पढ़ा। ठीक है ना? चलिए, तो आपको तो बस अच्छा पढ़ना है और क्वालिटी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपको इस चीज पे भरोसा है तो कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। साथ के साथ आईबी एग्जाम के लिए मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चला रखी है, आज तीसरा सेट है। आपको इसमें आना है, पढ़ने वाले बच्चों से बोल रहा हूं, केवल पढ़ने वाले बच्चों से बोल रहा हूं, इसमें आपको आना है और फिर आप क्लास के बाद कहेंगे वाह सर मजा आ गया। ठीक है, सेशन को आप लाइक करिए जिनके बस की हो पा रहा है, और जिनके नहीं हो पा रहा है तो उनसे एक्सपेक्टेशंस भी नहीं लगा सकता डियर, कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि क्वालिटी तब समझ में आएगी जब पेपर में प्रश्न आएगा। तब तक के लिए आपको भी इंतजार करना पड़ेगा और मुझे भी आपके प्यार के लिए इंतजार करना पड़ेगा। देखेंगे यहां पर आपके लिए सबसे सटीक एनालिसिस के लिए आपको ये नंबर दे रखा है, आप इस पे जरूर क्वेश्चन भेजें हमें अगर पेपर आपका होता है। और एक टॉप क्लास प्रैक्टिस सेशंस में आपको डेली चलाता हूं, ये सभी के लिए आवश्यक है, और एनटीपीसी के लिए और ग्रुप डी और एमटीएस या फिर आपके सीएचएसएल के लिए खासकर। अगर आप इससे पढ़ रहे हो और लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप एग्जाम में, एक दिन में नहीं होगा,
लगातार कर रहे हो, मैंने एक चीज बोली है, एग्जाम में आप इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं पाओगे, लेकिन पढ़ना आपको जरूरी है। तो सेशन जरूर देखिए, रात को 8 बजे अनअकैडमी पर होता है, और ये इंडिया का बेस्ट प्रैक्टिस सेशन है, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं इसीलिए। ठीक है, आपके लिए लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप कुछ रेगुलर बेसिस पे करना चाहते हैं तो 8 बजे वाला कैच द मैच जरूर करें, आपको अपने आप चेंजेस देखने को मिलेंगे। चेंजेस एक दिन में नहीं आते हैं। ठीक है, तो एसएससी एग्जाम में आपको जाना है, उसके बाद में आपको स्पेशल क्लास पर जाना है। मेरा नाम सर्च कर लेना, मेरे नाम को फॉलो कर लेना, फॉलो करने के बाद में मेरी क्लास दिख जाएगी, और स्पेशल क्लास पर जाकर सी ऑल पर चले जाना। 8 PM वाली क्लास देखनी है, और फिर अपने अंदर चेंजेस देखते जाइए, और साहिल 10 कोड लगा देना है, अनलॉक कोड फ्री प्लान के लिए। ठीक है, चलिए, आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आज से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, और मतलब ज्योमेट्री पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। फाउंडेशन में ज्योमेट्री स्टार्ट होगा, और फिर उसके बाद CHSL में पूरा एडवांस मैथ स्टार्ट होगा। तो यू हैव टू ज्वाइन, एंड आप पूरी पुरानी जो चीजें हैं अर्थमेटिक पूरा कवर कर सकते हो। और मैं ये कहूंगा कि अगर आपने मेरे इस फाउंडेशन बैच से अर्थमेटिक पढ़ ली तो आपकी जिंदगी की लाइफ चेंजिंग अर्थमेटिक होगी, और उसके बाद आपको दोबारा अर्थमेटिक नहीं पढ़नी पड़ेगी, और आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये क्यों होता है, मुझे कारण नहीं पता। आपको सब पता लगेगा, लेकिन पढ़ने वाले के लिए है ये सब। तो एसएससी, सीईटी, बैंक, रेलवे, आप कहीं भी किसी भी तैयारी करें, मेरे सब्सक्रिप्शन एसएससी में जुड़ जाएं, और ना केवल मेरा सब्जेक्ट आपको मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, बैचेस मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, क्विज मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे। साहिल 10 को लगाकर आपको जुड़ना है मेरे साथ में अनअकैडमी पर 12 और 24 महीने के लिए। एसएससी एग्जाम पर जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए, और आज जुड़ने का खास मौका है, क्योंकि पहले दिन से आप मेरे साथ जुड़ पाएंगे। 12 और 24 महीने मेरा कोड लगाकर आप मेरे बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। साहिल 10 बिना किसी गैप के आप लगाएं, यू हैव टू ज्वाइन साहिल 10 लगाकर। ठीक है, अन्य किसी कैटेगरी में लेना चाहते हो तो भी साहिल 10 कोड लगाकर मिल जाएगा। ठीक है माय डियर, कॉम्बो भी ले सकते हो जो एसएससी, बैंक, रेलवे का, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। मेरा बैच तो मिल ही जाएगा, साथ के साथ साहिल 10 कोड लगाकर आपको रेलवे में एक्सेस, बैंक में एक्सेस, सब में मिल जाएगा। ओके डियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक और शेयर आपका काम है। 2500 बच्चे अभी देख रहे हैं, मैं उन्हीं से कह सकता हूं सिंपली। तो जरूर शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ जुड़े रहें। मिलता हूं आपसे 12:30 बजे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे। बढ़िया पढ़ रहे हो, और इसका प्रूफ मैं आपको देकर रहूंगा। किस संदर्भ में? सिलेक्शन के संदर्भ में। और तब आप चिल्ला चिल्ला के कह सकते हो कि हमने वो पढ़ा था जो हमारे पेपर में आया था, और वो इस मास्टर ने पढ़ाया था। तो टेक केयर, अपना ध्यान रखें, और यही उसी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। तो बस आप मेरे साथ बने रहें। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।